हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2, जो आपका 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम इस वीडियो में केवल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 10 जनवरी 2022 का, सॉरी 10 जनवरी 2023 का सीटेट का पेपर 2 है या ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है आपका, जो आपका 10 जनवरी 2023 को सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। 10 जनवरी 2023 को सीटेट पेपर 2, और यह क्वेश्चन पेपर आपको सीटेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, seated.nic.in पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल सीडीपी के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीडीपी का दिया गया बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। बाल विकास का संवेगात्मक क्षेत्र बच्चों की भावनाओं, अनुभूतियों और मूल्यों से संबंधित है। इसमें बच्चे की अपनी भावना को समझने और व्यक्त करने और विनिमित करने की क्षमता के साथ साथ दूसरों के साथ संबंध बनाने की उनकी क्षमता भी शामिल है। बाल विकास का संवेगात्मक क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व में संवेगात्मक घटना घटक पर केंद्रित होता है, जिसमें लोग, वस्तुओं और परिवेश के प्रति उनकी भावनाएं, संवेदनाएं और प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिया गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है और उसकी अपनी विशेषताएं, योग्यताएं, क्षमताएं, कमजोरियां और अधिगम की शैलियां हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि बच्चों की वृद्धि और विकास की गति में अंतर हो सकता है। यह सिद्धांत मानता है कि बच्चों की वृद्धि और विकास दर में भिन्नता हो सकती है। इसी प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि को गति में अंतर हो सकती है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
दिया गया है, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? तो किस प्रकार सीखते हैं? सामाजिकरण व खुद संस्करण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका सामाजिकरण, सामाजिकरण से तात्पर्य है कि उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज या सामाजिक समूह के मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखते हैं। इससे सामाजिक अपेक्षाओं को आत्मसात करना और किसी दिए गए सामाजिक संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करना शामिल है। जो आपका उच्च संस्करण है, यह तात्पर्य है कि भिन्न संस्कृति समूह के सांस्कृतिक लक्षणों और प्रथाओं को प्राप्त करना या अपनाने की प्रक्रिया है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति या समूह किसी नई संस्कृति के संपर्क में आते हैं, उसके अनुसार अपने व्यवहार और विश्वासों को समायोजित करते हैं। इसी प्रकार बच्चे सामाजिकरण और उच्च संस्करण की प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी सामाजिक भूमिकाएं सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, बल्कि बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती, इस विशेषता को डैश कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा संवेदी चालक, ऑप्शन नंबर थर्ड, और वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उनके सिद्धांत का प्रस्ताव यह था कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रगति करते हैं, जो दुनिया को सोचने और समझने के विभिन्न तरीकों की विशेषता है। वर्णित परिदृश्य में जब एक बच्चे को एक खिलौना दिखाया जाता है और फिर उसे छुपा दिया जाता है, यदि बच्चा सक्रिय रूप से खिलौनों की खोज करता है तो वह वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को समझने की उनकी विकासशील क्षमता को दर्शाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक विकास के संवेदी गत्यात्मक चरण के दौरान विकसित होता है, जो आमतौर पर जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक होता है। इस चरण के दौरान बच्चे अपने इंद्रियों और क्रियात्मक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव वेगोट्स्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रियाएं करने और भाषा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जीन पियाजे ने क्रियाओं, विशेष रूप से हाथों से अन्वेषण और पर्यावरण के साथ अंतक्रिया की भूमिका पर जोर दिया है। पियाजे का मानना था कि बच्चे शारीरिक और मानसिक गतिविधियां जैसे खेलना, प्रयोग करना और समस्या समाधान में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाते हैं। लेव वेगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व पर बल दिया है। वेगोट्स्की का मानना था कि बच्चों की सोच और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आकार देने में भाषा एक ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतक्रिया और भाषा के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए अधिगम के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर दिया है। इसी प्रकार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जीन पियाजे ने क्रियाओं को महत्व दिया, जबकि लेव वेगोट्स्की ने भाषा पर जोर दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया लॉरेंस कोल्सबर्ग के द्वारा के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं या क्या विशेषता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। लॉरेंस कोल्सबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत है, जो वर्णन करता है कि व्यक्ति नैतिक तर्क और निर्णय लेने के लिए अपनी समझ कैसे विकसित करते हैं। लॉरेंस कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में को पारंपरिक अनुरूपता या अनुमोदन प्राप्त करने वाले चरण के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक अनुमोदन की इच्छा और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने की इच्छा पर अपने नैतिक निर्णय और कार्य करते हैं। इसी प्रकार लॉरेंस कोल्सबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का और अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वेगोर्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। वेगोर्स्की के सिद्धांत इस बात की खोज करने के महत्व पर जोर देता है कि बच्चे अपनी वर्तमान क्षमताओं को सीमित रखने के बजाय समर्थन और मार्गदर्शन से क्या हासिल कर सकते हैं। लेव वेगोर्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा पर जोर देना। उन्होंने जोर दिया। वेगोर्स्की के अनुसार ZPD उन कार्यों या अवधारणाओं की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एक बच्चा अधिक जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक या सहकर्मी के मार्गदर्शन और समर्थन से कर सकता है। यह समझ सकता है कि यह वह क्षेत्र है जहां अधिगम और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लेव वेगोर्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो आप लोग समझोगे सामाजिक व भाषा आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। प्रमुख मनोवैज्ञानिक लेव वेगोर्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर दिया है। जो वेगोर्स्की के समाजशास्त्री सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्क, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं से गहराई से प्रभावित होता है और इसी प्रकार ZPD में अधिक जानकार व्यक्तियों से सामाजिक संपर्क और सहयोग संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना और नए नए कौशल के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिया गया कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बाल केंद्रित कक्षा में ध्यान बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों, रुचियां या क्षमताओं पर होता है। यह शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो सक्रिय अधिगम, छात्र सत्यता और व्यक्तिगत निर्देश के महत्व पर जोर देता है। ध्यान एक सहायक है और समावेशी वातावरण बनाने पर है जहाँ प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व का सम्मान और महत्व हो। शिक्षक का लक्ष्य है प्रत्येक छात्र की क्षमताओं, चुनौतियों और अधिगम की शैलियों को समझना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियां और गतिविधियों को अपनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था? तो उन्होंने क्या बताया था हावर्ड गार्डनर साहब ने? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपके गार्डनर साहब थे, हावर्ड गार्डनर साहब, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई रूप हैं जो बुद्धि के पारंपरिक दृष्टिकोण से परे हैं, जो पूरी तरह से IQ परीक्षणों द्वारा मापी गई संज्ञानात्मक क्षमताओं पर आधारित हैं और केंद्रित हैं। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया जो बताता है कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, जैसे कि भाषी, तार्किक, गणितीय, स्तनिक, संगीतमय, शारीरिक, गतिज और पारंपरिक, अंतर्व्यक्तित्व और प्रगतिवादी होती है और व्यक्तियों के बीच बुद्धि अलग अलग मात्रा में भिन्न हो सकती है। यह सिद्धांत इस धारणा को चुनौती देता है कि बुद्धि एक एकल निश्चित इकाई है और उन विविध तरीकों पर प्रकाश डालती है जिनके द्वारा व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हावर्ड गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेव वेगोर्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या है, यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। निजी संवाद का तात्पर्य कि स्वयं से जोर से या चुपचाप बात करने की क्रिया से है। वेगोर्स्की ने तर्क दिया था कि जब छात्र निजी संवाद में संलग्न होते हैं तो वे अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के विचारों, कार्यों और समस्या समाधान प्रक्रियाओं को निर्देशित और विनियमित करने के लिए भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं। अपने विचारों को मौखिक रूप से कहने से छात्र अपनी सोच को बेहतर ढंग से व्यवस्थित और नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे संज्ञानात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान कौशल में सुधार आ सकता है। तो इसी प्रकार लेव वेगोर्स्की के अनुसार निजी संवाद छात्रों को उनकी सोच को नियंत्रित करने में मदद करता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एजर्सन रीजन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि चाहे आपका सीटेट पेपर 1 हो, चाहे आपका सीटेट पेपर 2 हो, अगर आप जो आपके सब्जेक्ट होते हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में, जब तक आपको अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग एजर्सन और रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोग नहीं कर पाओगे, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके आते हैं, तो उसमें कुछ एक या दो क्वेश्चंस आपके एजर्सन रीजन के आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जितना भी आपका सिलेबस है आप लोग सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू सीटेड ऑफिशियल सिलेबस 2023। और फ्रेंड्स, आप लोग जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे अपने सब्जेक्ट के जो आपके सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 में आते हैं, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग कर सकोगे। तो इसमें तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। कथन दिया गया है कि शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेज सभी बच्चों में तर्क गणितीय व भाषिक कौशल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका एजर्सन बिल्कुल सही है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। रीजन सही है, और जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या कर रहा है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें एजर्सन और रीजन दोनों सही है, और रीजन सही व्याख्या करता है एजर्सन की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 दिया, सॉरी 13। दिया गया है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। तो किस तरीके की विविधताओं को शामिल करना चाहिए, आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषी और सामाजिक सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। तो कौन सा रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है, वो है आपका मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे कि पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है कि सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों या व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, समस्या समाधान करके। ऑप्शन नंबर, यानी कि समस्या का उसको समाधान करना चाहिए। प्रश्न एक प्रगतिशील कक्षा बनाने के लिए आलोचनात्मक ढंग से सोचने और समाधान विकसित करने की क्षमता का आकलन करना है, जो हर बच्चे की जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं का सम्मान करता है। इस संदर्भ में एक समावेशी और सम्मानजनक शिक्षण का वातावरण बनाने में शामिल चुनौतियां और जटिलताएं हैं। जो जटिलताओं का विश्लेषण करने के लिए समस्या समाधान कौशल आवश्यक होता है। शिक्षकों को बाधाओं को पहचानने और उनका समाधान करने, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों को अपनाना और यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन समाधान खोजने की आवश्यकता होगी कि बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं का सम्मान करना और समायोजन किया जाए। इसी प्रकार प्रश्न में समस्या समाधान कौशल का परीक्षण किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दिया गया समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, नामीकरण व पृथक्करण। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर, यानी कि लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन। समावेशन से तात्पर्य है कि सुनिश्चित करने की प्रथा से है कि सभी व्यक्ति उनकी क्षमताओं, पृष्ठभूमि या विशेषताओं की परवाह किए बिना पूरी तरह से एकीकृत और शैक्षिक व्यवस्था में समान अवसर प्रदान करना चाहिए। और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां विविध शिक्षार्थी एक साथ सीख सके, एक दूसरे की क्षमताओं से लाभ उठा सके और अपनी
व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित समर्थन प्राप्त कर सकें। तो समावेशन को निम्न द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है: लचीला समूहन, उचित समायोजन और विभेदित निर्देश। तो इसी प्रकार नामीकरण और पृथक्करण द्वारा समावेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड: शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। प्रारंभिक कक्षाओं में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाते समय उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। उनकी समझ को बढ़ाने और एक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। एजर्सन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD है वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृष्टिक व श्रवणिक विकर्ण को कम किया जाता है से लाभान्वित है। और क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपका एजर्सन बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है, बिल्कुल सही, व उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। तो रीजन आपका बिल्कुल सही है, जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड: स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। दृष्टिबाधित दृश्य हानि एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें व्यक्ति को दृष्टि की आंशिक या पूर्ण हानि का अनुभव होता है या देखने में कठिनाई होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है। तो विशिष्ट विशेषता क्या है रचनात्मकता की? आपकी अपसारी सोच। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। रचनात्मकता एक संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें नए मूल विचारों, अवधारणाओं या समाधानों की श्रृंखला शामिल होती है। इसकी विशेषता लीक से हटकर सोचने, पारंपरिक सोच पैटर्न से अलग होने और नए और मूल्यांकन परिणाम देने की क्षमता है। अपसारी सोच कई अद्वितीय विचारों को उत्पन्न करने की अनुमति देती है और मौलिकता और नवीनता को प्रोत्साहित करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिया गया सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। तो सक्रिय जुड़ाव का अर्थ है पूछताछ और जांच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। सक्रिय जुड़ाव से तात्पर्य सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी और जुड़ाव से है। इसमें छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से व्यस्त रखना, अपने स्वयं के सीखने में सक्रिय भूमिका निभाना और गतिविधियां, चर्चाओं और बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल होना है। पूछताछ और जांच सक्रिय जुड़ाव के प्रमुख पहलू हैं। जब छात्र पूछताछ और जांच में संलग्न होते हैं तो वे सक्रिय रूप से ज्ञान की तलाश कर रहे होते हैं, अवधारणाओं की खोज कर रहे होते हैं और गहन समझ की तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें विचारशील प्रश्न पूछने, विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करने और उच्च स्तरीय सोच कौशल को बढ़ावा देने वाली चर्चाएं या गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसी प्रकार सक्रिय जुड़ाव का अर्थ है पूछताछ और जांच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिया गया है कि ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? आपकी शामिल है पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन और अन्वेषण व खोज और सामाजिक अंत क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है एडर्सनिज्म टाइप क्वेश्चन। दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में कथन दिया गया है आपका
दिया गया शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखे। तो आपका जो रीजन है, सॉरी एजर्सन है, कथन है, बिल्कुल आपका सही है। और तर्क दिया गया, रीजन दिया गया, विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वयं नियमित करने को बढ़ावा मिलता है। तो आपका रीजन ये आपका सही है। जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एंडरसन की। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिया गया है कि साधन लक्ष्य विश्लेषण में, तो 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। साधन लक्ष्य विश्लेषण का एक ऐसा समस्या समाधान रणनीति है जिसमें एक जटिल समस्या को छोटे अधिक प्रबंधनीय उप लक्ष्यों या मध्यवर्ती चरणों में विभाजित करना शामिल है। साधन लक्ष्य विश्लेषण में समस्या समाधान करता अंतिम लक्ष्य समस्या और वांछित लक्ष्य स्थिति के बीच अंतर निर्धारित करते हैं। फिर इन अंतरों को उप लक्ष्यों या मध्यवर्ती चरणों में विभाजित किया जाता है और समस्या समाधान करता प्रत्येक उप लक्ष्यों को व्यक्तिगत रूप से हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसी प्रकार साधन लक्ष्य विश्लेषण में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण हैं जो महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों में वे शिक्षार्थी होते हैं जो विशिष्ट विशेषताओं और व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं, जो सीखने विकास और विषय वस्तु पर महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की प्राथमिक विशेषता उनका सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और अवधारणाओं को समझने के लिए उनकी प्रेरणा है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिया गया पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जो आपका अधिसंज्ञान है, अधिसंज्ञान का तात्पर्य कि किसी की स्वयं की सोच प्रक्रियाओं की जागरूकता और समझ और किसी की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को विनियमित और नियंत्रित करने की क्षमता से है। अधिसंज्ञान में किसी के विचारों, अनुभव और सीखने की रणनीतियों को प्रतिबंधित करना शामिल है। दिए गए परिदृश्य में रोशनी छात्रों को पाठक के रूप में अपने स्वयं के सीखने के अनुभव को प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विशेष रूप से उनसे यह विचार करने की के लिए कहती है कि उन्होंने पाठक के रूप में अपने बारे में क्या सीखा। यह प्रतिबिंब छात्रों को अपने स्वयं की पढ़ने की क्षमताओं, योग्यता, चुनौतियां और रणनीतियों का मूल्यांकन करके अधिसंज्ञान सोच में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। दिया गया वैगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को अपनी अंत क्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएं। तो बिल्कुल आपका कथन सही है, दर्शन सही है। और तर्क दिया गया, रीजन दिया गया है आपका, दिया गया है सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एदर्सन की। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें एदर्सन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या करता है एदर्सन की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया है एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका आंसर होगा बच्चों में संज्ञानात्मक गंध पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जब छात्र सीखने की प्रक्रिया में गलतियां या त्रुटियां करते हैं तो शिक्षक शिक्षिका के उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करना महत्वपूर्ण होता है। संज्ञानात्मक दंड को प्रेरित करने के लिए उचित रणनीतियों पर काम करना शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होना चाहिए। संज्ञानात्मक दंड से तात्पर्य कि शिक्षार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली मानसिक परेशानी या विसंगति से हैं, जब उनके मौजूदा ज्ञान या विश्वास को नई जानकारी या अनुभव द्वारा चुनौती दी जाती है तो यह खंडन किया जाता है कि संज्ञानात्मक संघर्ष को प्रेरित करने वाले सीखने के अनुभव को जानबूझकर डिजाइन करके शिक्षिका और छात्रों को महत्वपूर्ण सोच प्रतिबिंब और उनकी मौजूदा समझ के संशोधन में सक्रिय रूप से संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसी प्रकार एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियों के बारे में बच्चों में संज्ञानात्मक दंड पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आंसर होगा, उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। आंतरिक प्रेरणा व प्रेरणा है का तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी पुरस्कारों या प्रोत्साहनों के बजाय अंतर्निहित संतुष्टि, आनंद या रुचि के लिए किसी गतिविधि या व्यवहार में संलग्न होना। इस स्थिति में अपनी परियोजना पर शोध करने के लिए उर्मिल की प्रेरणा विषय में उनके व्यक्तिगत रुचि से प्रेरित है। उसे विषय दिलचस्प या आनंददायक लगता है जो उसे शोध में शामिल करने के लिए आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। आंतरिक प्रेरणा अक्सर बढ़ी हुई व्यवस्था, दक्षता और रचनात्मकता से जुड़ी होती है क्योंकि व्यक्ति बाहरी कारकों के बजाय अपने स्वयं के हितों और आंतरिक संतुष्टि से प्रेरित होते हैं। तो इसी प्रकार उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि विषय में उसकी रुचि और एक उदाहरण जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 10 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 2 का सीडीपी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हैं, उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो किस दृष्टिकोण पर आधारित है? आपकी सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र जैसे कि परिदृश्य में वर्णित है सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक अंतक्रियाएं, सांस्कृतिक संदर्भों और सहयोग और सार्थक अधिगम के अनुभव के माध्यम से ज्ञान के सक्रिय निर्माण के महत्व पर जोर देती हैं। इस परिदृश्य में शिक्षक मानते हैं कि कक्षा में छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वे अपनी मूल भाषा में खुद को अभिव्यक्त करने में अधिक सहज होते हैं। छात्रों को अपनी पसंदीदा भाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक छात्रों की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को स्वीकार करता है और उसे महत्व देना शुरू करता है। यह दृष्टिकोण समावेशिता को बढ़ावा देता है और छात्रों की पहचान और अनुभव को मान्य करता है। इसी प्रकार सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षक के शिक्षा शास्त्र में निहित है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके 10 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 2 के ऑनलाइन एग्जाम के सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे और डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 10 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो आपके सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को,
ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।